हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। व्हाट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते किसे हैं। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ टाइप ऑफ वॉलंटियर एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन का माना ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पीपल कमिंग टुगेदर टू डू समथिंग। कोई भी काम हो सकता है, कोई भी इशू के रिलेटेड हो सकता है, कोई भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, कोई एनजीओ है या फिर कोई भी चीज़ है, तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी कि इट इज़ अ वॉलंटरी कमिंग ऑफ पीपल टुगेदर। इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखिएगा कि वॉलंटरी है और ये एसोसिएशन है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। द मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने एनजीओ का एग्जांपल दिया, एनजीओ जो होता है वो अपने मेंबर्स के लिए नहीं, वो बाकी के लिए, दूसरों के लिए काम करता है। यानी कि एक एनजीओ मान लेते हैं कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड उस स्टेट में, उस जिला में या फिर जहाँ कहीं भी उनका टेरिटोरियल एक्टिविटी है, वो वहाँ पर किसी के लिए भी काम करते हैं। यानी कि जो कोई भी ज़रूरी है चाइल्ड एजुकेशन रिलेटेड, उन सभी को जो है सर्विस देते हैं। लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो उस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। तो ये फ़र्क है कोऑपरेटिव सोसाइटी में और बाकी के दूसरे एसोसिएशंस में। तो बस इतना याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो अपने मेंबर्स के भलाई के लिए, उनके बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं। It is a kind of business where individuals belonging to same class and similar profession join their hands for the promotion of their common goals. बेस्ट एग्जाम्पल अभी जैसे कि पहले स्लाइड में आपने अमूल का एग्जाम्पल देखा, तो अमूल भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। यानी कि दूध वाले जितने भी गुजरात में जो मिल्क रेवोल्यूशन चल रहा था, वाइट रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, तो उस ज़माने में या फिर 1960s 1970s में जो है उन सभी ने जो है अपने आप को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में बना लिया हुआ था। और यहाँ पर जो मेंबर्स जो है वो एक ही प्रोफेशन के थे, वो सभी जो है उन्होंने मिलकर काम किया और अमूल जैसी एक बहुत ही बड़ी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को जो है उन्होंने बनाया। आज देखिएगा कि अमूल जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की तरह जो स्टार्ट करती थी, आज जो है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसी भी तरीके के हो सकते हैं, किसी भी रीजन के लिए हो सकते हैं। यानी कि एक सिमिलर क्लास और एक सिमिलर प्रोफेशन वाले जो है वो आते हैं ताकि साथ मिलकर काम करें और बेनिफिट्स या फिर प्रॉफिट्स कमा सकें। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, हमारे राज्यांग में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका कहाँ पर दिया गया है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज़ बीन इंसर्टेड थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। तो दरअसल इससे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो थे उनका जिक्र कहीं पर भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो उन्होंने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाया था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। इट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जितने भी देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब बनते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट। जैसा कि हम म्यूनिसिपालिटीज़ के लिए कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए या फिर ग्राम पंचायत के लिए हम जैसा कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। इन दिस कंटेक्स्ट इट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस। देखिए, याद रखिएगा कि 2011 से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ही किया गया था। तो 97th अमेंडमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट एडिशंस किए हुए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 के तहत जो है, आर्टिकल 19 वैसे भी अलग अलग हमें जो है फ्रीडम्स देता है, जैसा कि राइट टू एसोसिएट आवरसेल्व्स, राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो इस तरीके से आर्टिकल 19 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। इतना याद रखिएगा कि अगर इसका उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिया गया है। इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए, स्टेट पर भी एक ड्यूटी रखी गई कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ाइएगा, बढ़ावा दीजिएगा। आर्टिकल 43B जो है इससे डील करता है। It added a new part 9B in Constitution which is entitled the Cooperative Societies, that is from Article 243ZH to 243ZT। तो एक नया पार्ट भी उन्होंने ऐड किया हुआ है, पार्ट 9B। पार्ट 9 जो है वो ग्राम पंचायत से पंचायती राज सिस्टम से रिलेट करता है। 9A जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेट करता है और 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेट करता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशंस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में।
रीजंस फॉर द इंक्लूजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई इतने साल हो गए 1947 में जो है हमें फ्रीडम मिला, और 2011 में क्यों हमने इन्हें ऐड किया हुआ था? कि हमें पहले नहीं पता था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़रूरी है, कि लोग एसोसिएशंस बनाकर अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फुलफिल कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रोफेशन वालों को या फिर जो भी उस सेम क्लास या फिर सेम कैटेगरी के पीपल होते हैं उन सभी को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, तो मेंबर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पहले से भी थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके में बहुत ही इरेगुलरिटीज़ थे। तो मेंबर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर दीज इंस्टीट्यूशंस वर ऑर्गेनाइज्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनते तो थे लेकिन ऑब्जेक्टिव्स से जो है वो कहीं पर भटक जाते थे या फिर ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव ही नहीं कर पाते थे। अब एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए तो उनके अकाउंट्स है या फिर उनके ऑब्जेक्टिव्स है, जो कोई भी उन्होंने पाथ बनाया हुआ है उस पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। रेगुलर इलेक्शंस ऑफ ऑफिस बेयरर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि इलेक्शंस जो है मेंबर्स के बीच चलते ही नहीं थे। तो ऑफिस में वही लोग हमेशा रहते थे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे या चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के होते थे, तो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल हुआ करते थे। तो यहाँ पर उस प्रावधान को हटाया गया। रेगुलर जो है एक प्रावधान दिया गया कि आप रेगुलर इलेक्शंस रखिएगा, और ये हक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो लेजिस्लेशंस करें, वो लॉ लाएं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डील कर सके कि कितने साल में एक बार जो है इलेक्शंस बहुत जरूरी है, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में। इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी, जाहिर सी बात है जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है तो अकाउंटेबिलिटी ही तो बढ़ेगी। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, जैसे कि अभी हमने कहा कि रेगुलर इलेक्शंस चलेंगे तो मैनेजमेंट में भी बढ़ाव या फिर बेहतरीन आएगी। Ensure that cooperative societies function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner, यानी कि एक रोड पाथ जब आप बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, चाहिए कि महज आप एक रोड पाथ बनाकर छोड़ दें तो नहीं होगा, चलना बहुत ज़रूरी है। एक एफिशिएंट, एक डेमोक्रेटिक मैनर में चलना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए बनाया गया है इकोनॉमिक बेनिफिट को रीप करें, सबसे पहला वो भी तो ज़रूरी है। प्रॉफिट्स के बारे में अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये कहा कि चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दे। तो बस इतना याद रखिएगा कि एज ऑफ नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।